एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। पिछली क्लास में हमने साइटोस्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक्टिन फिलामेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जैसे एक्टिन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर और उसके मेजर फंक्शंस, राइट। आज हम एक्टिन फिलामेंट के एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। इस लेक्चर में हम फैक्टर्स दैट कंट्रोल एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्टिन रिमॉडलिंग क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्टिन की ट्रेडमिलिंग, एक्टिन की इनहिबिशन, जो कि एक्टिन फिलामेंट को इनहिबिट क्या क्या चीज़ें करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो अभी, ये सारे CSR नेट, गेट, MSc एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या एक्टिन फिलामेंट एक बार बनने के बाद हमेशा वैसे ही रहते हैं या फिर सेल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूसली चेंज भी होते रहते हैं? वेरी गुड। अगर आपका आंसर ये है कि एक्टिन डायनेमिक होते हैं तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। एक्टिन फिलामेंट कॉन्टिन्यूसली बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं और फिर से ऑर्गेनाइज भी होते रहते हैं। इसी कारण से साइटोस्केलेटन को एक डायनेमिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, राइट। तो 3 फैक्टर्स जो है वो एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटीन, सेकंड वन इज आयनिक स्ट्रेंथ एंड थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ATP। अब देखते हैं कि प्रोटीन कौन कौन से फैक्टर्स को जो है वो एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन को जो है कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन का नाम है फॉर्मिन प्रोटीन। क्या नाम है? फॉर्मिन। एंड सेकेंड प्रोटीन जो है हमारा जो कंट्रोल करता है उसका नाम है ARP23। ARP23। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मिन को देख लेते हैं। फॉर्मिन जो होता है ये न्यूक्लिएशन में हेल्प करता है। न्यूक्लिएशन मतलब हमने कल ही समझा था, न्यूक्लिएशन तब जब 3 G एक्टिन एक साथ ऐसे आ करके न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसके ऊपर आगे हमारा जो भी एक्टिन फिलामेंट का इलोंगेशन है वो होता है। तो इनिशियल स्टेप था एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन का, वो क्या था? सबसे पहले न्यूक्लिएशन हो रहा था। 3 एक्टिन जो है, 3 G एक्टिन वो ज्वाइन करके ट्राइमर बना रहे थे, जिस ट्राइमर को कि हमने क्या कहा था? न्यूक्लियस कहा था। तो इसी ट्राइमर के, क्योंकि ये ट्राइमर जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके ऊपर नीचे एक्टिन के और मोनोमर्स ऐड नहीं होंगे, राइट। तो इस ट्राइमर को बनाने के में कौन हेल्प करता है? हमारा फॉर्मिन प्रोटीन हेल्प करता है। ये क्या होता है? ये बार्ब एंड ट्रैकिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। ये जा करके बार्ब एंड पे अटैच हो जाता है और एक्टिन फिलामेंट के इलोंगेशन में हेल्प करता है। ओके, अब आते हैं दूसरे प्रोटीन ARP23 के ऊपर। ARP का फुल फॉर्म क्या हुआ? सबसे पहले ARP का फुल फॉर्म होता है एक्टिन रिलीज्ड प्रोटीन। ओके, इसको हम ब्रांच्ड प्रोटीन भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये ब्रांचेस ऐड करता है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। कैसे ऐड करता है वो देखिए। ये क्या करता है? ये सपोज ये आपका एक्टिन है, राइट। ये ऐसे जो है आपका एक्टिन बढ़ रहा था, इस तरीके से बढ़ रहा है। आपका जो ARP23 है यहाँ आकर के लग गया, ये पॉइंट पे आकर के लग गया है ना, बार्ब एंड पे। अब ये क्या करेगा? एक और ब्रांच जो है एक्टिन की इस तरीके से निकाल देगा, ठीक है। ये समझ गए? ब्रांचिंग प्रोटीन बेसिकली काम क्या है, क्यों इसको ब्रांचिंग प्रोटीन कहते हैं? आप इस फिगर को देख के ये समझ रहे हो ना, जैसे ट्रीज में हमने ब्रांचेस देखते हैं ना, कैसे एक बड़ा सा आपका ट्री होता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस बने होते हैं। तो ये जो ब्रांचेस बन रहे हैं ये किस प्रोटीन की वजह से बन रहे हैं? हमारे ARP23 प्रोटीन की वजह से बन रहे हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे आप फिगर में भी देख पाएंगे ARP23 प्रोटीन काम क्या कर रहा है। ARP23 प्रोटीन कहाँ जाके अटैच हो रहा है? हमारे बार्ब एंड पे जाके अटैच हो रहा है। जहाँ से अटैच हो रहा है वहीं से एक नहीं, यहाँ का इलोंगेशन नहीं रुक रहा है। यहाँ पे तो एज इट इज आपका जो इलोंगेशन है G एक्टिन का वो हो ही रहा है, पर ARP23 के लगने की वजह से क्या हुआ? जो ये वाला हिस्सा था यहाँ पे भी इलोंगेशन चालू हो गया, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ के इलोंगेशन को इसने डिस्टर्ब नहीं किया है, बस इसने यहाँ पे एक और ब्रांच स्टार्ट कर दी है इलोंगेट होने के लिए। क्लियर है ये आपका? चलिए अब आते हैं आयनिक स्ट्रेंथ पे। तो सबसे पहले व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ? तो नंबर ऑफ आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स आयनिक स्ट्रेंथ। ये तो हम सबको पता है, राइट। बेसिक चीज है ये। अब आते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ हमारे
एक्टिन फिलामेंट की फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करता है, तो देखिए जब आयनिक स्ट्रेंथ हाई होगा इट विल प्रमोट फास्ट पॉलीमराइजेशन एंड स्लो डीपॉलीमराइजेशन। दैट मीन्स व्हेन आपके एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन के टाइम पे जब हमारा क्या आयनिक स्ट्रेंथ इट विल हाई, देन ऑटोमेटिकली क्या हाई हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन भी हाई हो जाएगा, और क्या स्लो हो जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन स्लो हो जाएगा। राइट, समझ गए। अगर हमारा आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो लो है ना, तो जो डीपॉलीमराइजेशन है वो फास्ट हो जाएगा और पॉलीमराइजेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका आयनिक स्ट्रेंथ हाई है तो आपका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन को, फास्ट पॉलीमराइजेशन को ये प्रमोट करेगा और स्लो डीपॉलीमराइजेशन को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। सिमिलरली अगर आयनिक स्ट्रेंथ लो है तो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, प्रेजेंस ऑफ एटीपी। देखिए एटीपी के प्रेजेंस का एज सच कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट एटीपी जब प्रेजेंट होता है ना ये पॉलीमराइजेशन की रेट इंक्रीज कर देता है। अब ये कैसे इंक्रीज करता है, एटीपी क्या कर देता है, जी एक्टिन के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, और जिस जी एक्टिन के साथ एटीपी अटैच है उस जी एक्टिन का फास्ट पॉलीमराइजेशन होता है एज कंपेयर टू द जी एक्टिन विच इज नॉट अटैच्ड विथ एटीपी। अब यहाँ पे ये चीज समझिए आप, ऐसा नहीं है कि जिस जी एक्टिन के ऊपर एटीपी अटैच्ड है सिर्फ और सिर्फ उसी का पॉलीमराइजेशन होगा, नहीं, जिसके ऊपर जी एक्टिन अटैच, जिस जी एक्टिन के ऊपर एटीपी अटैच नहीं है पॉलीमराइजेशन उसका भी होता है, बट जिस पे जी एक्टिन, जिस जी एक्टिन के ऊपर आपका एटीपी अटैच है उसकी पॉलीमराइजेशन पहले होती है कंपेयर टू जी एक्टिन विच इज नॉट अटैच्ड विथ एटीपी। समझ में आया। तो बेसिकली जी एक्टिन करता क्या है, देखिए जी एक्टिन जो है सॉरी एटीपी करता क्या है, एटीपी जी एक्टिन से अटैच हो जाता है फास्ट पॉलीमराइजेशन के लिए, राइट। अभी जब एटीपी बाइंडिंग जी एक्टिन पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो ये जी एक्टिन के साथ जब ये एक्टिन फिलामेंट बना लेता है ये जी एक्टिन विच इज अटैच विथ एटीपी, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है और एटीपी एडीपी बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी एक्टिन के ऊपर अगर एक बार एटीपी लग गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, उसके बाद भी एटीपी जी एक्टिन पे ही लगा रहेगा, नहीं, उसके बाद वो वहां से एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये समझ में आया। चलिए अब हम एक और चीज समझते हैं, वो ये है कि देखो जैसे आपने यहाँ प्रीवियस स्लाइड में अभी जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि न्यूक्लिएशन करवाने में हेल्प करता है प्रोटीन, राइट। न्यूक्लिएशन अगर आपको पहले से हुआ रहेगा, देखो सबसे इनिशियल स्टेप क्या है एक्टिन फिलामेंट बनने के लिए, एक्टिन फिलामेंट को बनने के लिए न्यूक्लिएशन चाहिए, राइट। तो अगर हम न्यूक्लिएशन पहले से करके रख दें तो हमारा एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन फास्ट नहीं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये समझो। सपोज करो हमें पेंटिंग करनी है, राइट। पेंटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, पेन, पेंसिल, जो भी स्केच है वो सब आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, साथ में पेंसिल से पहले ड्राइंग की हुई होनी चाहिए, तब जाके आप उसके ऊपर कलर भरते हो। तो अगर आपके पास पहले से ही इसको स्केच करके रख दे रहा है तो आपको तो सिर्फ कलर भरना है ना, आपका काम आसान हो गया, राइट। अगर आपको पूरी प्रोसेस फिर से करनी है, जैसे आपको पहले ड्राइंग बनानी है उसके बाद उसमें कलर भरना है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। पर अगर पहले से किसी ने ड्राइंग बना के रख दी है, आपको सिर्फ कलर करना है, तो आप तुरंत कर लोगे। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि जो ड्राइंग बनी हुई है उसको हटाओगे फिर से ड्राइंग बनाओगे, उसके बाद आप कलर करने जाओगे। तो यही होता है कि इफ यू प्रोवाइड न्यूक्लिएशन टू एक्टिन फिलामेंट इट गो डायरेक्टली इनटू इलोंगेशन एंड देन द स्टेडी स्टेट। सो रेट ऑफ असेंबली इज बेस्ड ऑन न्यूक्लिएशन। अगर न्यूक्लिएशन हुआ रहेगा तो आपका जो इलोंगेशन है वो तुरंत हो जाएगा और स्टेडी स्टेट पे हमारा एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। क्लियर है ये आपको। चलिए अब हम आगे देखते। देखिए यही आपको कुछ फिगर्स बताया गया था जो कि हमने देखा। अभी हम लोग आते हैं एक्टिन की रिमॉडलिंग की तरफ। तो अब जब हम एक्टिन फिलामेंट हमारा बन गया तो क्या उसका स्ट्रक्चर परमानेंटली फिक्स्ड ही रहता है? नहीं, सेल की ज़रूरत के हिसाब से एक्टिन फिलामेंट कॉन्टिन्यूसली रीअरेंज होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम एक्टिन रिमॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। एक्टिन रिमॉडलिंग में बेसिकली दो प्रोटीन्स का जो सबसे मेजर रोल होता है वो होता है, एक होता है हमारा प्रोफिलिन, दूसरा होता है एडीएफ या फिर कोफिलिन। ओके, एडीएफ या फिर कोफिलिन होता है और एक होता है हमारा प्रोफिलिन। प्रोफिलिन अब क्या करता है, देखो नाम में जहाँ पे पी है और यहाँ पे डी है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये कोई इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको आसानी हो इसके लिए हम बता रहे हैं। प्रोफिलिन, अभी पी का मतलब आप समझ लो पॉलीमराइजेशन, ठीक। पी जहाँ लगा है वहाँ पॉलीमराइजेशन। दैट मीन्स हमारा प्रोफिलिन क्या कर रहा है, ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है।
ठीक है, ये क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब कैसे हेल्प कर रहा है, तो ये जी एक्टिन के ऊपर क्या कर दे रहा है, एटीपी को ऐड कर दे रहा है, सो दैट पॉलीमराइजेशन विल बी इंक्रीज। प्रोफिलिन का काम क्या है, जी एक्टिन के ऊपर एटीपी को ऐड कर देना, इससे क्या होगा, हमारा पॉलीमराइजेशन फास्ट हो जाएगा। अब हम सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, रीमॉडलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, हम प्रोफिलिन को कब यूज करेंगे। देखो, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्टिन हमारा फिलामेंट है, ये अकॉर्डिंग टू सेल्स नीड बनता और टूटता रहता है, राइट, इसीलिए इसको हम लोग डायनेमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब सपोज करो कि हमारा जो आपका एक्टिन फिलामेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है सेल को, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। जल्दी जल्दी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि फास्ट पॉलीमराइजेशन हो सके, इसलिए हमारे जी एक्टिन के ऊपर क्या लगा होना चाहिए, एटीपी लगा होना चाहिए। तो एट दैट टाइम जब हमें रिक्वायरमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रोफिलिन क्या करेगा, प्रोफिलिन जाएगा जल्दी जल्दी सारे जी एक्टिन्स के ऊपर एटीपी ऐड करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन फास्ट होने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा पॉलीमराइजेशन फास्ट हो जाएगा। एंड जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नीड एटीपी एक्टिन फिलामेंट जो है वो टूटते भी हैं, तो अब क्या करना है हमको, क्योंकि प्रोफिलिन है तो प्रोफिलिन तो सारे जी एक्टिन पे एटीपी ऐड करते जाएगा, यानी कि पॉलीमराइजेशन होता ही चला जाएगा, तो फिर ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, आता है हमारा एडीएफ या फिर कोफिलिन नाम का प्रोटीन। एडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एडीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्टिन डीपॉलीमराइजेशन फैक्टर। नाम में ही आपको क्लियर हो गया। कोफिलिन का काम क्या है, कोफिलिन का काम है डीपॉलीमराइजेशन में हेल्प करना, यानी ये क्या करेगा, ये एक्टिन फिलामेंट की सिवरिंग चालू कर देगा, है ना, ये सिवर करता चला जाएगा, मतलब चॉपिंग करने लगेगा। ये तुरंत से चॉपिंग करने लगेगा। चॉपिंग कैसे करता है, जैसे हम लोग सब्जियां काटते हैं ना, खट 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 खट, वैसे ये बिल्कुल चॉप करके छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में एक्टिन फिलामेंट को बांट देगा, है ना। अभी ये क्या करता है, देखिए ये क्या होता है, जी एक्टिन एडीपी, है ना, एटीपी, ये जो आपका कोफिलिन है, ये क्या करता है, जी एक्टिन के ऊपर एडीपी को ऐड कर देता है। एडीपी को ऐड कर देता है, दैट मीन्स वो एटीपी के, और ये वहीं पे जाकर के बाइंड हो जाता है। ओके, जो हमारा जो जी एक्टिन है, जिसके ऊपर प्रोफिलिन एटीपी ऐड कर रहा था, ये वहां पे जीडीपी लगा के, एडीपी लगा करके ये वहां पे बाइंड हो जाता है, सो दैट एटीपी में एडीपी का हाइड्रोलिसिस ही ना हो पाए। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो जी एक्टिन हमारा एडीपी से एटीपी में नहीं कन्वर्ट होगा, और अगर जी एक्टिन एडीपी के साथ है, दैट मीन्स इट विल प्रमोट डीपॉलीमराइजेशन रेट। इसमें क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन रेट ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पॉलीमराइजेशन है वो स्लो हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको कि प्रोफिलिन कैसे हेल्प करता है, और आपका कोफिलिन कैसे हेल्प करता है। अब आते हैं हम लोग एक्टिन के ट्रेडमिलिंग के ऊपर। ये देखिए, इस आपको फिगर के अंदर आपको इन डेप्थ समझाया गया है कि किस तरीके से आपका फर्दर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से हमारा बारब्रेन के ऊपर कोफिलिन आ रहा है, तो फिर प्रोफिलिन आ रहा है, एडीपी से एटीपी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी से एडीपी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको डिटेल में समझाया गया है। चलिए अब आते हैं एक्टिन ट्रेडमिलिंग के ऊपर। अब देखिए, अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है एक्टिन ट्रेडमिलिंग। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इस प्रोसेस में फिलामेंट के एक एंड पर नया एक्टिन मोनोमर ऐड होता रहता है, जबकि दूसरे एंड से एक्टिन मोनोमर्स रिमूव होते रहते हैं। इस वजह से फिलामेंट की ओवरऑल लेंथ जो है वो लगभग सेम रह सकती है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं। ये देखिए, ये ध्यान से आप यहाँ पे सुनिएगा। अभी क्या हो रहा है, एक्टिन ट्रेडमिलिंग बेसिकली कौन सा फिनोमेना है, ये वो फिनोमेना है जब हमारा जी एक्टिन का नंबर, जितना जी एक्टिन ऐड हो रहा है ना बार्ब्ड एंड पे, उतना ही जी एक्टिन रिमूव किया जा रहा है पॉइंटेड एंड से। यानी अगर ये हमारा एक्टिन है, ये हमारा बार्ब्ड एंड है, ये पॉइंटेड एंड है, तो जितना एक्टिन अब यहाँ से ऐड कर रहे हो उतना ही एक्टिन यहाँ से रिमूव कर रहे हो। उससे क्या होगा, इससे क्या हमारे इस स्ट्रक्चर को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बना रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट बना रहा है कि नहीं, जितना नंबर ऐड हो रहा है उतना ही नंबर रिमूव हो रहा है। यानी यहाँ पे जो हमारा जी एक्टिन का एक्टिन फिलामेंट जो है हमारा, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, एक तरफ से ऐड हो रहे हैं, एक तरफ से जो है आपके रिमूव हो रहे हैं। मगर ये इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेडी स्टेट का जो आपका पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पे इसमें आ गया, राइट। इसमें क्या हो जा रहा है, हमारा जो
जितने नंबर ऑफ जी एक्टिन ऐड हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ जी एक्टिन जो है रिमूव भी होते जा रहे हैं। क्लियर है एक्टिन ट्रेडमिलिंग? देखिए यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझाया भी गया है। जितने एक अगर जी एक्टिन बार्ब एंड से ऐड हो रहा है तो एक ही जी एक्टिन जो है वो पॉइंटेड एंड से रिमूव भी हो रहा है। ठीक है, ये जी एक्टिन जो ऐड किया जा रहा है इस पे एटीपी लगा है, यहाँ इस पे पहुंचते ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, एडीपी बन के ये सिमिलरली पॉइंटेड एंड से रिलीज हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन की तरफ। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो एक्टिन की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। अब इसमें क्या हेल्प करते हैं ये देखिए, फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन जो है ये कौन कौन कराता है, ये ARP23 एंड फॉर्मिन प्रोटीन कराते हैं। फिलामेंट की स्टेबलाइजेशन कौन कराता है, फिलामेंट की स्टेबलाइजेशन कराते हैं नेबुलिन और ट्रोपोमायोसिन। फिलामेंट की क्रॉस लिंकिंग कौन कराता है, अल्फा एक्टिनिन कराता है, फिलामिन कराता है, फिम्ब्रिन कराता है और विलिन कराता है। एंड कैपिन कौन करता है, कैप जेड प्रोटीन करता है और ट्रोपोमोड्यूलिन करता है। फिलामेंट की सिवरिंग या फिर डीपॉलीमराइजेशन कौन करता है, ADF को फिलिन करता है, जेलसोलिन करता है एंड थाइमोसिन करता है। ठीक है, मोनोमर बाइंडिंग कौन कराता है, प्रोफिलिन कराता है या ट्विन फिलिन कराता है। एक्टिन फिलामेंट की लिंकेज को दूसरे प्रोटीन से कौन इंश्योर करता है, अल्फा कैटिनिन, डाइस्ट्रोफिन, स्पेक्ट्रिन, थैलिन एंड विंकुलिन। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ तक जो एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स को समझा है, लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने इस स्लाइड पे। वो ये कि क्या एक्टिन फिलामेंट अपने आप बनता रहता है, टूटता रहता है और अरेंज होता रहता है, या फिर कोई प्रोटीन इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, सेल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, जिनका पीछे हमने स्लाइड पढ़ा है। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये अकॉर्डिंगली जिस सेल की रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से है, सेल को जब एक्टिन फिलामेंट की रिक्वायरमेंट है तो एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं, जब रोकने की रिक्वायरमेंट है तो ये रोक भी देते हैं, जब काटने की, एक दूसरे पे क्रॉस लिंकिंग करने की अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं, ये हम समझेंगे। ओके, चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को जो है सेल के ट्रैफिक पुलिस की तरह ये काम करता है। ये डिसाइड करता है कि फिलामेंट कब बनेगा, कब टूटेगा, कब स्टेबल रहेगा और कब दूसरे फिलामेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सारे प्रोटीन्स का समझते हैं। सबसे पहले फिलामेंट स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। देखिए सबसे पहले फिलामेंट स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। इनका काम क्या है, फिलामेंट स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, नाम से ही क्लियर है कि इसका काम एक्टिन फिलामेंट को स्टेबल बनाना है, राइट। ये प्रोटीन फिलामेंट के साइड में बाइंड करता है और उसको अननेसेसरी ब्रेकडाउन से प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगा। ओके, अब आते हैं कैपिंग प्रोटीन की तरफ। देखिए बार्ब्ड एंड की तरफ भी एक कैपिंग प्रोटीन लगी है, एक पॉइंटेड एंड की तरफ भी कैपिंग प्रोटीन लगी है, राइट। अब देखिए एक्टिन फिलामेंट के दोनों एंड्स पे, बार्ब्ड एंड और पॉइंटेड एंड, कैपिंग प्रोटीन इन दोनों एंड्स को कैप कर देती है, जिससे नए एक्टिन मोनोमर ना ऐड हो सकते हैं ना रिमूव हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये फिलामेंट की ग्रोथ और श्रिंकेज को कंट्रोल करती है ना। यानी अगर कैपिंग प्रोटीन बार्ब्ड एंड पे लगी है तो पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा, और अगर कैपिंग प्रोटीन जो है आपके पॉइंटेड एंड पे लगी है तो डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। यानी एट द टाइम ऑफ डीपॉलीमराइजेशन प्रोटीन कहाँ पे ऐड हो जाता है, कैपिंग प्रोटीन हमारे बार्ब्ड एंड पे ऐड हो जाता है, राइट, ताकि डीपॉलीमराइजेशन फास्ट हो जाए। और अगर पॉलीमराइजेशन करवाना है तो हमारा कैपिंग प्रोटीन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, जाके पॉइंटेड एंड पे ऐड हो जाएगा, ताकि हमारा डीपॉलीमराइजेशन रुक जाए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रोटीन पे, जो कि है सिवरिंग प्रोटीन। ये देखिए इस प्रोटीन का काम क्या है। अब मान लीजिए कि सेल के फिलामेंट को छोटा करना है, सेल को जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है उसको छोटा करना है। इस सिचुएशन में सिवरिंग प्रोटीन काम करेगा। ये प्रोटीन फिलामेंट को बीच से कट कर देता है और एक लंबी फिलामेंट के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं वो डिवाइड कर देता है। ये जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, सिवरिंग प्रोटीन जा करके लग गया और यहाँ से इसको बीच से कट कर दिया। ओके, अब आते हैं फोर्थ प्रोटीन विच इज क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन। क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन क्या करता है, अब देखिए क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये काम कर रहा है। ये यहाँ और यहाँ दो अलग अलग एक्टिन फिलामेंट को ये जो है ये क्रॉस लिंक से कनेक्ट कर दे रहा है
है ना। ये प्रोटीन्स जो या उससे ज़्यादा एक्टिन फिलामेंट को आपस में कनेक्ट कर देता है, इससे स्ट्रॉन्ग बंडल या नेटवर्क बन जाता है जो कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमें क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन की ज़रूरत कब पड़ती है, जबकि जिस टाइम पे सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब आते हैं हम पॉलीमराइजिंग प्रोटीन की तरफ, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। पॉलीमराइजिंग प्रोटीन क्या है, अब सेल को मान लीजिए अगर नया फिलामेंट बनाना है, राइट, तो पॉलीमराइजिंग प्रोटीन हेल्प करता है। ये एटीपी एक्टिन मोनोमर्स को एक के बाद एक जोड़कर फिलामेंट की लेंथ को इंक्रीज करता है, यानी ये क्या कर देता है, हमारे जी एक्टिन के ऊपर एटीपी को ऐड करता है, और फिर जो एटीपी एडेड जी एक्टिन है वो जा करके जहाँ पे पॉलीमराइजिंग प्रोटीन है वहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन इंक्रीज होने लगता है। अब आते हैं डीपॉलीमराइजिंग प्रोटीन की तरफ। देखिए, ये मान लीजिए अगर फिलामेंट को तोड़ना है तो डीपॉलीमराइजिंग प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिन मोनोमर को फिलामेंट से रिमूव करता है और फिलामेंट ग्रेजुअली छोटा होने लगता है। अब आते हैं एटीपी एडीपी एक्सचेंज प्रोटीन में। सी, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। जब एक्टिन फिलामेंट से मोनोमर रिमूव होते हैं तो वो एडीपी बाउंड एक्टिन होते हैं, ये डायरेक्टली दोबारा फिलामेंट में ऐड नहीं हो सकते। एटीपी एडीपी एक्सचेंज प्रोटीन इसका एडीपी रिमूव करके एटीपी को अटैच कर देती है। अब ये एटीपी एक्टिन फिर से पॉलीमराइजेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी एक्टिन मोनोमर कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल होते रहती है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ये है कि एक्टिन फिलामेंट कभी भी स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर है और इसकी हर एक्टिविटी को एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो रेगुलेट करते हैं। अगर एक लाइन में हम रिवाइज करें तो जो फिलामेंट स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है उनका काम क्या है, ये फिलामेंट्स को स्टेबल रखती हैं। कैपिन प्रोटीन क्या करती हैं, कैपिंग प्रोटीन ग्रोथ को स्टॉप या रेगुलेट करती हैं। सिवरिंग प्रोटीन क्या करती हैं, ये फिलामेंट को कट कर देती हैं। क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन क्या करती है, ये फिलामेंट्स को कनेक्ट करती है। पॉलीमराइजिंग प्रोटीन क्या करती है, ये नई फिलामेंट बनाती है, फॉलोड बाय डीपॉलीमराइजिंग प्रोटीन जो कि फिलामेंट को तोड़ती रहती है। एटीपी एडीपी एक्सचेंज प्रोटीन क्या करती है, ये एक्टिन मोनोमर को रिसाइकल कर देती है। अगर आप इन 7 प्रोटीन्स के फंक्शंस को याद कर लेंगे तो रेगुलेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। देखिए, एक्टिन फिलामेंट जो है 2 तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। एक तो एक्टिन बंडल हो गया, एक्टिन बंडल के बाद दूसरा है हमारा एक्टिन नेटवर्क। एक्टिन बंडल क्या है, एक्टिन नेटवर्क क्या है, देखिए ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, सपोज ये हमारा क्या है, एक्टिन फिलामेंट है ना। अब बंडल कब बनता है इससे, और आपका नेटवर्क कब बनता है। सी, ये एक्टिन बंडल है, ये एक्टिन नेटवर्क है। चलिए अब इसको समझते हैं। पहले जब जी एक्टिन जो है एक दूसरे से चेन की तरह ज्वाइन होता है तो जी एक्टिन क्या बनाता है, एक्टिन बंडल बनाता है। वहीं जब जी एक्टिन एक दूसरे से नेट के जैसे ज्वाइन होता है तो क्या बनाता है, एक्टिन नेटवर्क बनाता है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू भी समझाया गया है कि जो हमारा नेटवर्क है उसमें कैसे होता है, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन किस तरीके से लगी होती है, और एक्टिन जब आपका बंडल के फॉर्म में बनता है, एक्टिन बंडल बनता है तो कैसे रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें हैं जो समझनी है। सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है मोटर प्रोटीन्स की वजह से। अब ये मोटर प्रोटीन कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आनी चाहिए आपके पास कि अब ये मोटर प्रोटीन्स क्या है। एक तो हमने इतने सारे प्रोटीन्स पढ़ लिए जो अभी तक क्या कर रहे थे, एक्टिन फिलामेंट को बनने या फिर तोड़ने में हेल्प कर रहे थे, है ना। अब ये नया आ गया मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन क्या करता है, ये वो प्रोटीन है जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को मूव करने में हेल्प करता है। That means due to these motor proteins, cytoskeletal protein can move from one side to another side, right? तो अब देखिए मोटर प्रोटीन बनता कैसे है। मोटर प्रोटीन बनता है एक्टिन और मायोसिन से। एक्टिन और मोटर प्रोटीन बनता है एक्टिन और मायोसिन से। एक्टिन प्लस
मायोसिन। ठीक है, इससे क्या बन गया हमारा, मोटर प्रोटीन बन गया। चलिए, एक्टिन तो हमने समझ लिया कि क्या है एक्टिन प्रोटीन। अब आते हैं मायोसिन की तरफ। मायोसिन कैसा होता है, मायोसिन का देखिए साइज कैसा दिखता है मायोसिन। एक मिनट, ग्रीन और येलो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ये जो है मायोसिन, सबसे पहले मायोसिन क्या है, तो मायोसिन 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन से और 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ है, ये है हेड पे। हेड पे क्या है हमारे, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और ये क्या है हमारा, हेड है, ये हेड है। हेड वाला पार्ट ये हो गया और ये हो गया टेल वाला पार्ट। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे आपको 2 और डॉट दिख रहे होंगे। ये जो ग्रीन वाला डॉट है ये क्या है, ये एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये मायोसिन का एटीपी बाइंडिंग साइट है। ओके, और ये जो येलो वाला पोर्शन है ये क्या है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और ये तो हो गया हमारा आपका हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये हो गया लाइट चेन। ये क्या हो गया, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं कि मसल फॉर्मेशन कब होता है। मसल फॉर्मेशन होता है जब 2 मायोसिन सेल जो है, कॉइल जो है, जब 2 मायोसिन जो है एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर लेते हैं। कॉइल कैसे करते हैं, देखिए ये हमारा एक मायोसिन है और ये हमारा दूसरा मायोसिन है। क्लियर, इसमें ग्रीन से था ना, एटीपी बाइंडिंग साइट हमारा, सॉरी एटीपी बाइंडिंग साइट हमारा कौन से कलर से था, येलो से और ग्रीन से, येलो से और ग्रीन से। देखिए अभी बनाते हैं, सबसे पहले येलो वाला बनाएं। ठीक, ये बन गया येलो वाला। अब आए ग्रीन के ऊपर, ये बन गया ग्रीन वाला, ये बन गया ग्रीन वाला। तो अब हमारा क्या, ये दोनों जब मायोसिन कॉइल हो गया तो क्या बन गया हमारा, मसल बन गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। ओके, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है वो अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे। ओके, सबसे पहले ये फोटो देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा बाकी चीज़ें बहुत डिटेल में। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने सारी चीज़ें समझ ली। अब हम सबसे पहले तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी पढ़ते हैं, उसके बाद ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी पे आते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको समझाने से पहले एक स्टोरी सुनाते हैं। देखिए 2 दोस्त थे, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। ओके, एक्टिन के पास एक जगह थी जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन आते थे। वो जगह का नाम था साइट 1। ओके, जहाँ पे साइट 1 एक्टिन के पास एक घर था जहाँ पे मायोसिन आता था, और मायोसिन और एक्टिन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। ओके, अब ना एक नया फ्रेंड आता है एटीपी, जो कि किससे फ्रेंडशिप कर लेता है, मायोसिन से। तो जैसे एटीपी मायोसिन से फ्रेंडशिप किया, एटीपी ने क्या किया, मायोसिन को और जो एक्टिन का साइट 1 था उन दोनों के बीच में उन दोनों को छुड़वा दिया। मतलब जैसे ही मायोसिन जो है आपका एटीपी से मिला, उसने साइट 1 ऑफ एक्टिन पे जाना छोड़ दिया। एक्टिन ने जो रूम बनाया था साइट 1, वहां पे उसने जाना छोड़ दिया। एटीपी ने इसको लिया और एटीपी का हो गया हाइड्रोलिसिस, यानी एटीपी का काम हो गया। नए वाले फ्रेंड ने मायोसिन को दे दिया धोखा। अब मायोसिन पुराने वाले फ्रेंड यानी कि एटीपी के एक्टिन के साइट 1 पे तो जा नहीं सकता है,
मायोसिन वहाँ क्या करेगा, एक्टिन का साइड 1 छोड़ करके स्लाइड करके चला जाएगा साइड 2 के ऊपर। स्लाइड 2 पे वापस से एटीपी की एंट्री होगी, वापस से एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, तो फिर मायोसिन खिसक के अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इसी पूरे इसको हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहते हैं। देखिए इसको पहले हम लोग फिगर से समझते हैं, ठीक है। ये है हमारा एक्टिन, ये है एक्टिन, ये है एक्टिन। एक्टिन के ऊपर है ये साइट 1, ये साइट 2, साइट 1 साइट 2, साइट 1 साइट 2, साइट 1 साइट 2। क्लियर। अब इसका एक फ्रेंड है जिसका कि नाम है मायोसिन। ये हमारे एक्टिन के साइट 1 पे एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना करके रहता है, जहाँ पे मायोसिन साइट 1 ऑफ एक्टिन से अटैच रहता है, जैसे कि ये यहाँ पर है। अब होती है हमारे नए फ्रेंड एटीपी की एंट्री। एटीपी एंटर होते ही क्या करता है, जो हमारा मायोसिन के ऊपर जो अटैच्ड है हमारा मायोसिन जो अटैच है आपके एक्टिन के ऊपर, उसके ऊपर जा करके कौन अटैच हो जा रहा है, अटैच हो जा रहा है हमारा एटीपी। ठीक है, एटीपी जैसे अटैच हुआ, आप देख पा रहे हो मायोसिन ने क्या किया, इस साइट को छोड़ दिया, यानी कि मायोसिन ने एक्टिन के साइट 1 को छोड़ दिया। ठीक है, मायोसिन ने क्या किया, एक्टिन के साइट 1 को लीव कर दिया। जैसे ही लीव किया, मायोसिन का हो गया आपके एटीपी का हो गया हाइड्रोलिसिस। अब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया, एटीपी जो है वो मायोसिन को छोड़ के चला गया। एटीपी छोड़ के चला गया मायोसिन को, तो मायोसिन अकेला हो गया। अब मायोसिन वापिस से तो आपके साइट 1 पे जा नहीं सकता है एक्टिन के, तो मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन खिसक के जाएगा साइट 2 के पास। ठीक है, मायोसिन कहाँ जाएगा, साइट 2 के पास जाएगा। चलिए मायोसिन को साइट 2 पे भेजते हैं। सबसे पहले हमारा मायोसिन जो है बेचारा साइट 2 पे गएगा। एक मिनट, साइट 1 और साइट 2 पहले बना ले। किससे बनाया था, स्काई ब्लू कलर से। ये हो गया हमारा साइट 1 साइट 2 साइट 1, साइट 2 साइट 1, साइट 2 साइट 1। अब देखिए क्या होता है, मायोसिन साइट 1 के पास तो जा नहीं सकता था, मायोसिन खिसक के चला गया कहाँ, साइट 2 के पास, और जाके साइट 2 से मायोसिन क्या हुआ, अटैच हो गया। मायोसिन कहाँ जाके अटैच हो गया, मायोसिन साइट 2 पे अटैच हो गया। कहाँ अटैच हो गया, साइट 2 पे अटैच हो गया। एक मिनट, मायोसिन कहाँ अटैच हो गया, मायोसिन साइट 2 पे जाके अटैच हो गया। अब जैसे साइट 2 पे अटैच होता है, यहाँ पे वापस से एटीपी आ जाता है। वापस से एटीपी आता है तो एटीपी जो है इसको फिर से साइट 2 से भी अलग कर देता है। तो अब एटीपी जैसे आया, साइट 2 से अलग हुआ मायोसिन, तुरंत एटीपी का क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जैसे हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर मायोसिन खिसक करके अपनी पुरानी जगह साइट 1 पे आ गया। इसी को कहते हैं हम मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको स्टोरी के थ्रू इसीलिए समझाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यही है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो हमारा मायोसिन है वो किस तरीके से स्लाइड करके पहले एक्टिन के साइट 1, फिर साइट 2, फिर से साइट 1 पे जा करके आता है, बेसिकली वो चीज़ दिखाई गई है। समझ में आया आपको? चलिए, ये आ गया वापस से अपने पुराने फ्रेंड साइट 1 के पास। यही आपका पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी जो है वो कहता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले सिग्नल रिसीव होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसके बाद कैल्शियम जो है वो आपको आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से रिलीज होता है। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के पास जाके बाइंड हो जाता है। इसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो ट्रोपोनिन से रिलीज हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में आदमी को रिलैक्स मिल जाता है। चलिए, अब आते हैं इधर मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम लोग वापस से। देखिए,
स्लाइडिंग फिलामेंट अब हम लोग ने बेसिकली समझना है हमें कि वो होता क्या है, राइट। चलिए पहले हम समझेंगे पहले हम समझेंगे इस इमेज को। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझ लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, जिस एक्टिन और मायोसिन की हम बात कर रहे हैं वो मसल के अंदर एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फिगर में दे दिया गया है। चलिए इस इमेज को स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन का मसल। देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हो ह्यूमन मसल का, है ना, इसमें ह्यूमन का यहाँ पे सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी में एक मसल दिखाया गया है जिससे हमारा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या एक मसल होता है ना, जैसे कि ये है, राइट। वैसे ही बॉडी के हर एक स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ मसल एक सिग्नल स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ मसल कोई भी सिग्नल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि बहुत सारे फाइबर्स का बंडल होता है। दूसरा इमेज में ये थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम यहाँ आते हैं, ठीक है। ये जो पूरा बंडल आपको दिख रहा है, इस बंडल ऑफ मसल फाइबर, इसे बंडल ऑफ मसल फाइबर कहते हैं। इस बंडल के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे केबल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स होती हैं, ओके। अब वन मसल फाइबर सेल की तरफ आते हैं। अब इसको और थोड़ा सा जूम करके वन मसल फाइबर सेल की तरफ आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे मसल फाइबर या मसल सेल कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मसल फाइबर एक्चुअली एक सेल होता है, लेकिन ये नॉर्मल सेल्स की तरह छोटा नहीं होता है, ये बहुत लंबा सिलेंड्रिकल सेल होता है, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, इस मसल फाइबर में सिर्फ एक न्यूक्लियस नहीं है बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, राइट। एक यहाँ भी है, एक आपका यहाँ है, एक यहाँ है ना, मल्टीपल प्रेजेंट है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मसल फाइबर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम बहुत सारे मायोब्लास्ट का फ्यूजन से बनते हैं। इसी वजह से स्केलेटल मसल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब इस मसल फाइबर के बाहर जो मेम्ब्रेन है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, राइट। मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दिया जाता है सार्कोलेमा। एग्जाम में कभी भी सार्कोलेमा लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ये मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, इसको आप ऐसे याद कर लो। जो हमारा सार्कोलेमा है ये क्या है, मसल सेल का हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। अब आते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स के ऊपर, है ना। अब मसल के अंदर देखते हैं, मसल फाइबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको मसल फाइबर के अंदर दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो माइक्रोफाइब्रिल ही वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर एक्टिन और मायोसिन अरेंज्ड होते हैं। अब आपको क्लियर हुआ, माइक्रोफाइब्रिल ही वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर एक्टिन और मायोसिन अरेंज्ड होते हैं, और मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली माइक्रोफाइब्रिल के लेवल पर ही होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है सार्कोमेयर। अब नीचे हम और जूम करेंगे तो माइक्रोफाइब्रिल के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं उन्हें सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर क्या कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल के रिपीटिंग यूनिट को हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। सार्कोमेयर मसल का फंक्शनल यूनिट होता है, ओके। ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्कोमेयर इज द फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। अब आते हैं जेड डिस्क के ऊपर। सार्कोमेयर की जो दोनों बाउंड्रीज हैं, जेड डिस्क यहाँ है, देखिए सार्कोमेयर की जो बाउंड्रीज दोनों साइड जेड डिस्क से बनी होती है। देखिए ये जो सार्कोमेयर है हमारा, इसकी जेड डिस्क, अभी हम आपको इसका और डिटेल इमेज दिखाएंगे, वहाँ पे आपको जेड डिस्क वगैरह अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये जो जेड डिस्क से लेकर नेक्स्ट जेड डिस्क तक का रीजन है यही सार्कोमेयर रीजन कहा जाता है। जेड टू जेड इज इक्वल टू 1 सार्कोमेयर, यानी ये जेड लाइन से लेके ये जेड लाइन तक का जो एरिया है यही हमारा सार्कोमेयर है। अब क्लियर है। अब देखो एक बैंड, देखो ये बैंड वो रीजन होता है ना, जहाँ मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं, और क्योंकि मायोसिन की लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम चेंज नहीं होती इसीलिए ए बैंड की लेंथ भी कांस्टेंट रहती है। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो बैंड्स हैं
ए बैंड नेवर चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। बैंड क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे चेंज नहीं होता है। अब हम कंप्लीट हायरार्की को समझते हैं, एक पूरे इमेज को जो है एक लाइन में समराइज करते हैं। सी, सबसे बाहर मसल होता है, ठीक है। मसल इज इक्वल टू बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल इज इक्वल टू मसल फाइबर यानी कि मसल सेल। मसल फाइबर क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल से बनता है। माइक्रोफाइब्रिल किससे बनते हैं, सार्कोमियर से बनते हैं। सार्कोमियर इससे बना होता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बना होता है, और इसी एक्टिन और मायोसिन का इंटरैक्शन की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स, इसको एक रोप की तरह समझिए। एक मोटी रोप के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, हर बंडल्स के अंदर छोटा फाइबर होता है, और हर फाइबर के अंदर और भी पैलेट जो है वो थ्रेड्स होते हैं, और भी पतले जो है वो थ्रेड्स होते हैं, सॉरी। बिल्कुल वैसे ही मसल के अंदर मसल फाइबर होता है, उनके अंदर माइक्रोफिब्रिल होता है, माइक्रोफिब्रिल के अंदर सार्कोमियर अरेंज होते हैं। तो याद रखिए, मसल इज इक्वल टू मसल फाइबर इज इक्वल टू माइक्रोफिब्रिल से सार्कोमियर से एक्टिन और मायोसिन, और एक्टिन और मायोसिन का इंटरैक्शन जब होता है तब होता है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मसल की फंक्शनल यूनिट क्या होती है तो आपका आंसर क्या होगा? सी, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज सार्कोमियर, क्योंकि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन इसी लेवल पे होता है। मसल या मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन की बेसिक यूनिट जो है हमारा सार्कोमियर होती है। देखिए, इसको और इन डेप्थ समझते हैं। ये हमारा सार्कोमियर वाला रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर समझ लिया, ट्रोपोनिन और ट्रिप्रोमायोसिन का रोल भी समझ लिया। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है आपको, जैसे हमने इससे पहले भी दिखाई थी, ये जो एटीपी और एडीपी का आपको दिखाया था। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, एटीपी जो है हमारा वो इंटरप्ट कर रहा है ना। कैसे कर रहा है, तो अभी हमारा जो आपका क्या बोलते हैं मायोसिन है, वो एक्टिन की साइड 1 पे आराम से बैठा है, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना के। फिर एटीपी की एंट्री होती है। एटीपी क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये क्या करता है, मायोसिन से अटैच हो जाता है। मायोसिन से अटैच होते ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होते ही एटीपी छोड़ देता है मायोसिन साइट को। मायोसिन को एटीपी छोड़ता है तो अब मायोसिन साइट 1 पे नहीं जा पाता, मायोसिन स्लाइड हो जाता है और चला जाता है साइट 2 के पास। जैसे ही मायोसिन साइट 2 पे अटैच होता है, वापस से एटीपी की एंट्री होती है, और एटीपी क्या करता है, एटीपी मायोसिन को साइट 2 से भी छुड़वा के एटीपी मायोसिन के ऊपर अटैच हो जाता है। जैसे एटीपी अटैच होता है, क्योंकि मायोसिन ने साइट 2 भी छोड़ दिया, एटीपी अटैच हुआ तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया। अब मायोसिन के पास साइट 2 पे जाने का भी ऑप्शन है, तो मायोसिन वापस साइट 1 पे आ जाता है। ठीक है, समझ में आया अब आपको? चलिए, अब हम यहाँ समझते हैं इस फिगर को। देखिए, इस फिगर में बेसिकली हम देखेंगे, सबसे पहले इमेज को आप ध्यान से देखिए। ये ग्रीन कलर की जो लाइंस आपको दिख रही हैं, एक मिनट, लाइन को ग्रीन बना देते हैं। ये जो आपको ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, ये जो दोनों तरफ, ये क्या है, ये जेड डिस्क है। ठीक है, एक जेड डिस्क से दूसरे जेड डिस्क के बीच के रीजन को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ का एरिया हुआ। ओके, बीच में जो वर्टिकल लाइन है उसे एम लाइन कहते हैं। एम लाइन क्या है हमारा, ये बीच का लाइन, बीच का लाइन क्या है, एम लाइन है। अब ऑरेंज कलर के जो थिक फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो मायोसिन फिलामेंट है। कौन से मायोसिन फिलामेंट है, ये। ठीक है, समझ में आया? अब जो ब्लैक थिन फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक फिलामेंट यानी कि ये, एक मिनट, ब्लैक फिलामेंट को ब्लैक से ही करते हैं हम लोग, तो आपको और कंफ्यूजन नहीं होगी इमेज के अंदर। एक मिनट रुकिए, आते हैं, पहले ये इरेज कर दें, ये इरेज किए। अब आए, हमने सेलेक्ट किया क्या, हमने सेलेक्ट किया ब्लैक, एक मिनट, हमने सेलेक्ट किया ब्लैक। ये जो ब्लैक लाइन है, जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लैक लाइन एक्टिन फिलामेंट्स हैं।
ओके। अब मान लीजिए मसल अभी रेस्ट में है, ठीक है। इस कंडीशन में एक्टिन और मायोसिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हैं, सार्कोमियर की लेंथ नॉर्मल होती है और मसल रिलैक्स्ड रहता है। जैसे ही मसल को नर्व इम्पल्सन होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। ओके, जैसे कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, इसके बाद ट्रोपोमायोसिन साइड में शिफ्ट हो जाता है और एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाते हैं। अब मायोसिन हेड एक्टिन के साथ बाइंड कर सकता है। जैसे ही मायोसिन हेड एक्टिन से बाइंड करता है, एक कनेक्शन बनता है जिसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये क्रॉस ब्रिज ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, अब देखिए ये जो आप देख रहे हो एरोस, इसको ध्यान से देखो। अब एटीपी ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, इस एनर्जी की हेल्प से मायोसिन हेड बेंड होते हैं और एक्टिन फिलामेंट अपनी तरफ खींच लेता है। इस मूवमेंट को पावर स्ट्रोक कहते हैं। इमेज में जो एरोज बने हैं वही एक्टिन फिलामेंट की स्लाइडिंग को शो कर रहे हैं। अब इमेज को नीचे देखिए, यहाँ देखिए, ये वाली इमेज को देखिए। देखिए कॉन्ट्रैक्शन के बाद दोनों जेड डिस्क एक दूसरे के पास आ गई हैं, यानी सार्कोमेयर की लेंथ कम हो गई है। इसी शॉर्टनिंग की वजह से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्टिन और मायोसिन की लेंथ जो है बिल्कुल चेंज नहीं होती है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता रहता है। इसी वजह से इस थियोरी का नाम स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी है। ठीक है, इमेज में बार्ब्ड एंड और पॉइंटेड एंड भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे है ना, बार्ब्ड एंड पॉइंटेड एंड। ये क्या है? बार्ब्ड एंड एक्टिन फिलामेंट का प्लस एंड होता है और ये जेड डिस्क से अटैच होता है। पॉइंटेड एंड माइनस एंड होता है जो एम लाइन की तरफ से फेस करता है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम दोनों एक्टिन फिलामेंट एम लाइन की तरफ स्लाइड कर जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन कौन से बैंड्स चेंज होते हैं? तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। सबसे पहले सार्कोमेयर का लेंथ डिक्रीज होता है, फिर आई बैंड छोटा हो जाता है, एच जोन भी छोटा या डिसअपियर हो सकता है, ए बैंड की लेंथ जो है वो सेम रहती है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मायोसिन फिलामेंट की लेंथ जो है वो कभी चेंज नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अगर एक सिंपल एग्जाम्पल में समझ लेंगे तो ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए दो लोग एक रोप को दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब दोनों लोग रोप को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं। रोप की लेंथ सेम रहती है लेकिन दोनों लोग एक दूसरे के पास आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक्टिन और मायोसिन की लेंथ सेम रहती है लेकिन जेड डिस्क एक दूसरे के पास आ जाता है। इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब समझ आया? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिन फिलामेंट थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद ही रखिए, वो ये कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ उनकी रिलेटिव पोजीशंस चेंज होती हैं। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है जिससे सार्कोमेयर शॉर्टन हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, अगर एक्टिन और मायोसिन की लेंथ समझ रहे हैं तो मसल छोटा कैसे हो जाता है? जैसे अगर मान लीजिए हम एक यहाँ पे देखा हमने, तो ये देखा कि एक्टिन और मायोसिन की लेंथ तो सेम है पर मसल छोटा हो जा रहा है, तो ये कैसे हो जा रहा है बताइए? देखिए बिकॉज द फिलामेंट है ये छोटे नहीं हो रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज होती है, फिलामेंट की लेंथ डिक्रीज नहीं होती है। ओके, ये समझ में आया? गुड। अब हम आते हैं, देखिए इसके ऊपर ये जो है ना, यहाँ पे ही आपको सारा पॉइंट लिखा हुआ है कि कैसे क्या है। वैसे तो इस फिगर को हम आपको अभी समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। और रुकिए एक मिनट, हम आपको पहले कुछ दिखा दें। देखिए ये जो है आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमने समझ ली, लेकिन अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मायोसिन हेड एक्टिन से बाइंड कब करता है और किस सिग्नल की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। हमने देखा ना वहाँ पे बार बार एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन जो हमारा मायोसिन है वो एक्टिन से बाइंड हो रहा था, एटीपी मायोसिन के पास जाके बाइंड हो रहा था। ये कैसे हो रहा था? अब हम यहाँ पे यही देखेंगे। मायोसिन हेड जो है एक्टिन से बाइंड कब करता है और किस सिग्नल की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। इसी फिगर के अंदर ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसी इमेज के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। चलिए इमेज को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। यहाँ जो येलो कलर का आपको ये फिलामेंट दिख रहा है,
ये फिलामेंट की हम बात कर रहे हैं। ये जो फिलामेंट दिख रहा है ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन के ऊपर एक लंबा ब्लैक लाइन बना हुआ है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ब्लैक लाइन। ये जो ब्लैक लाइन है वो क्या है? ये जो ब्लैक लाइन है ये ट्रोपोमायोसिन है। इसका नाम क्या लिखा है यहाँ पे? ये देखो, ट्रोपोमायोसिन लिखा हुआ है। एक मिनट, ये पूरा इमेज हम पहले इस पूरे स्लाइड को क्लियर कर देते हैं सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे कि वो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए, ये हो गया क्लियर। हम आ गए वापस से ट्रोपोमायोसिन की तरफ। ट्रोपोमायोसिन क्या है? ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ब्लैक वाली लाइन ये वाली दिख रही है ना, पूरे एक्टिन के ऊपर। येलो वाला पार्ट क्या है? येलो वाला पार्ट हमारा एक्टिन है, राइट? येलो वाला पार्ट एक्टिन फिलामेंट है। अब एक्टिन के ऊपर जो लंबी ब्लैक लाइन बनी है, इस ब्लैक लाइन को हम क्या कहते हैं? इस ब्लैक लाइन को हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के साथ जो कलर्ड प्रोटीन्स लगे हुए हैं, उन कलेक्टिव प्रोटीन को, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये 3 प्रोटीन्स दिख रहे हैं, इन प्रोटीन्स का नाम क्या है? इनको सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। इसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन हमेशा एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे ना ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में 3 आपको प्रोटीन नजर आ रहे होंगे। देखिए, एक है TNI, है ना, TNI है, दूसरा TNC है और तीसरा TNT है। अब ये सब है क्या? ये जो TNI है ये है इनहिबिटरी प्रोटीन। क्या है TNI? इनहिबिटरी प्रोटीन। क्या है? TNI इनहिबिटरी प्रोटीन। TNC क्या है? TNC वो जगह है जहाँ पे कैल्शियम बाइंड होता है, और TNT क्या है? जो ट्रोपोमायोनिन से बाइंड हुआ है। अब आपको क्लियर है? देखो, ये रेड वाला पार्ट ट्रोपोमायोनिन से बाइंड है, इसी को हम TNT कहेंगे, जो कि ट्रोपोमायोसिन से बाइंड हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक आपको TNI है, ये इनहिबिटरी प्रोटीन है जो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट से बाइंड होता है, ठीक है। और जो आपका TNC है, ये वो साइट है जहाँ पे कैल्शियम बाइंड होता है। तो ये जो इन तीनों को मिला करके हम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ओके। चलिए, अब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का आपको सिंगल प्रोटीन समझ में आ गया, सारा सिंगल प्रोटीन समझ में आ गया। ट्रोपोनिन C, उसके बाद ट्रोपोनिन I जो TNI है, और उसके बाद ट्रोपोनिन T, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रोपोनिन C पे, यानी कि TNC पे। C का मतलब क्या है? कैल्शियम, यानी इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? कैल्शियम आयन को बाइंड करना हुआ। इसका मेन फंक्शन किसका? TNC का, ठीक है। अब आइए TNI के ऊपर। I का मतलब इनहिबिटरी, यानी ये एक्टिन और मायोसिन के इंटरैक्शन को क्या करता है? इनहिबिट करता है, यानी जब तक TNI एक्टिव है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जब तक TNI एक्टिव है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रोपोनिन T यानी TNT के ऊपर, जो सबसे आखिर में दिया हुआ है। T का मतलब क्या हुआ? ट्रोपोमायोसिन, यानी कि ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच कर देता है, ओके। अब आइए, अब देखिए, मसल रेस्टिंग कंडीशन में है। ये वाला जो आपका इमेज है, ये है मसल के रेस्टिंग कंडीशन का, ओके। मसल जब रेस्टिंग कंडीशन में है तो कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मसल रिलैक्सेशन, जब मसल रिलैक्स हो रहा होता है तो हमारा जो कैल्शियम आयन है वो क्या है? नहीं प्रेजेंट है। ये बाद में रिलीज करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है वो हम देखेंगे। चलिए, तो देखिए, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर इस तरह पड़े हुए हैं कि मायोसिन बाइंडिंग साइट कंप्लीटली कवर्ड है। आप देख पा रहे हो, मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करके रखा है? ट्रोपोमायोसिन कंप्लीटली कवर करके रखा है, ओके। अब मायोसिन चाह करके भी एक्टिन से बाइंड नहीं कर सकता है, और जो मायोसिन बाइंड नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। सिंपल लाइन में नो कैल्शियम मतलब ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट एंड नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? हमारे कैल्शियम के मायोसिन साइट के ऊपर बाइंड होने की वजह से। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि कैल्शियम के आने के बाद होता क्या है। अब मान लीजिए मसल सेल के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज हो गए, ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन C से बाइंड करेगा। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन C से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का शेप चेंज होने लग जाता है। इस शेप चेंज की वजह से ट्रोपोमायोसिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा साइड में मूव कर जाता है, ओके। अब देखिए, जैसे ही ट्रोपोमायोसिन साइड में शिफ्ट हुआ,
एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो है वो एक्सपोज हो गए। अब मायोसिन हेड इजीली एक्टिन से अटैच कर सकता है। इसी अटैचमेंट को क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बन गया, एटीपी हाइड्रोलिसिस की हेल्प से मायोसिन हेड एक्टिन को पुल करता है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है और इसी स्लाइडिंग की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देखिए अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक्टिन एक रूम है, मायोसिन उस रूम के अंदर जाता है, लेकिन गेट के सामने ट्रोपोमायोसिन नाम का एक पर्दा जो है वो लगा हुआ है। जब तक कैल्शियम नहीं हटा, पर्दा नहीं हटता है, ठीक है, और मायोसिन अंदर नहीं जा पाता है। जैसे ही कैल्शियम आया, उसने ट्रोपोनिन सी को जो है वो सिग्नल दे दिया। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साइड में, ट्रोपोमायोसिन को क्या करता है, साइड में हटा देता है। गेट ओपन हो जाता है और मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन साइट कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अब इस पूरे मैकेनिज्म को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम जब एब्सेंट है तो ट्रोपोमायोसिन कवर करेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट को। जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम बाइंड करेगा कहाँ, ट्रोपोनिन सी के पास। ट्रोपोनिन सी जो है चेंज करेगा अपना कॉन्फर्मेशन। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हो जाएगा और जो हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगा। मायोसिन बाइंडिंग साइट के एक्सपोज होते ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। उसके बाद स्लाइडिंग होगा एक्टिन के ऊपर। एक्टिन जो है स्लाइड करेगा मायोसिन जो है वो स्लाइड करेगा एक्टिन की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम किस प्रोटीन से बाइंड करता है और ट्रोपोमायोसिन का रोल क्या होता है। इसलिए सिर्फ नाम याद मत कीजिएगा, पूरा सीक्वेंस समझिएगा। कैल्शियम से ट्रोपोनिन सी की वजह से मायोसिन शिफ्ट होता है, ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट होता है, फिर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होता है, फिर क्रॉस ब्रिज हमारा फॉर्मेशन होता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस फ्लो को अगर तुम बोर्ड या स्लाइड पे आप अच्छे से समझ लोगे और आप इसको नोट कर लोगे इसी तरीके से प्रॉपर फ्लो में, तो आपको जो है ना एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में आसानी होगी। देखिए इसको कैसे हमें बनाना है, हम एक मिनट आपको बना के बताते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। देखिए ये फ्लो में आप बना लीजिएगा ना, तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा कि आपको रिवाइज करते समय दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम इसको पहले बनाते हैं, आप भी ऐसे ही अपने नोटबुक पे बनाइए। देखिए यहाँ पे बहुत से आसान से शब्दों में हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, Ca2 है। Ca2 मतलब कैल्शियम, एक मिनट, Ca2 मतलब क्या हुआ, कैल्शियम हुआ। यहाँ पे हम Ca2 लिख रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, Ca2 से क्या होता है, हमारा TNC के पास आया, इससे क्या होगा, हमारा ट्रोपोमायोसिन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट हुआ, मायोसिन बाइंडिंग साइट MBS ये एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज हो गया, ठीक। अब ये एक्सपोज हुआ, जैसे एक्सपोज होगा क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ओके, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, कॉन्ट्रैक्शन। चलिए ये अब आपको समझ में आ गया, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टोरी समझ में आ गया। यही यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ में आ गई, ये सब समझ में आ गया। चलिए अब हम एक लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं अपने, जहाँ पे आपको दो जो है वो दिख रहे होंगे, आपको क्या नाम है, प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के नाम क्या है, टिटिन और नेबुलिन, है ना। ये सार्कोमियर में क्या कर रहे हैं, चलिए इसको अब हम समझते हैं। अभी हमने सार्कोमियर की स्ट्रक्चर, एक्टिन, मायोसिन और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को डिटेल में समझ लिया, लेकिन अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी भी बचा हुआ है कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्टिन और मायोसिन कॉन्टिन्यूसली मूव करता है तो ये अपनी पोजीशन से कम्प्लीटली डिस्प्लेस क्यों नहीं हो जाता है।
और एक्टिन फिलामेंट की लेंथ हर मसल सेल में ऑलमोस्ट सेम कैसे मेंटेन रहती है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन देती है, वो है हमारी ये दो प्रोटीन, टिटिन और नेब्यूलिन। चलिए सबसे पहले इमेज में ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों साइड ग्रीन कलर की जेड लाइन जेड डिस्क दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ, ये देखिए ये है जेड डिस्क, यहाँ पे भी सिंपल है हमारा जेड डिस्क। ठीक, अभी क्या होगा, बीच में जो है हमारा एम लाइन प्रेजेंट है, ये वाली लाइन क्या है, एम लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, अभी देखिए ब्लैक ट्विस्टेड फिलामेंट्स जो है, ये हमारे ये जो ट्विस्टेड फिलामेंट है इनकी बात की जा रही है यहाँ पे, ये हमारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, है ना। सेंटर में जो ब्राउन थिक फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट है। ये देखिए ये वाला फिलामेंट जो है ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। ठीक, अब इनके साथ दो नए प्रोटीन्स दिखाए गए हैं, नेब्यूलिन और टिटिन। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले बात करते हैं नेब्यूलिन की। इमेज में देखिए नेब्यूलिन जो है एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ पैरेलल चल रहा है, ये देखिए एक मिनट, नेब्यूलिन जो है हमारा ये एक्टिन फिलामेंट के साथ पैरेलल चल रहा है, यानी नेब्यूलिन डायरेक्टली थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन के साथ एसोसिएट होता है। ये देखिए, ठीक है, एसोसिएट होता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए नेब्यूलिन को आप एक मेजरिंग स्केल की तरह समझिए, जैसे एक टेलर कपड़े नापने के लिए स्केल यूज करता है, वैसे ही नेब्यूलिन एक्टिन फिलामेंट को प्रॉपर लेंथ मेंटेन कराने में हेल्प करता है। अगर नेब्यूलिन ना हो तो एक्टिन फिलामेंट कभी ज़्यादा लंबा और कभी छोटा बन सकता है। इसीलिए नेब्यूलिन इंश्योर करता है कि थिन फिलामेंट्स की लेंथ प्रॉपर और यूनिफॉर्म बनी रहे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए कि नेब्यूलिन एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर रोल फॉर एक्टिन फिलामेंट्स। ओके, अब ये देखिए ये जो ग्रीन वाला स्पाइरल दिख रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है, ये टिटिन है, टिटिन इमेज है ना, ये टिटिन प्रोटीन है। सॉरी, टिटिन जो है जेड डिस्क से स्टार्ट होता है और मायोसिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होता है। एम लाइन के टिटिन जो है जेड लाइन से स्टार्ट होता है और मायोसिन फिलामेंट के साथ अटैच होते हुए एम लाइन की डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। अगर हम इसको सिंपली समझेंगे तो टिटिन को एक स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर लीजिए। जब मसल स्ट्रेच होता है तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, यानी हमारा टिटिन स्ट्रेच होता है, और जब स्ट्रेच रिमूव होता है तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, यानी टिटिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो मसल जो है वो टिटिन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा टिटिन भी होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे मसल को खींचेंगे हम तो टिटिन खींचेगा, वापस जब छोड़ देंगे तो टिटिन छूट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टिटिन के फंक्शन की तरफ। टिटिन के दो मेजर फंक्शन है। फंक्शन नंबर 1, ये मायोसिन फिलामेंट को सार्कोमेयर के बिल्कुल सेंटर में मेंटेन करता है, यानी थिक फिलामेंट अपनी पोजीशन से इधर उधर मूव नहीं करता है। दूसरा, ये मसल को इलास्टिक प्रॉपर्टी देता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब मसल रिलैक्स होते हैं तो टिटिन स्प्रिंग की तरह मायोसिन को वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है। अब सोचिए, अगर नेब्यूलिन ना हो तो एक्टिन फिलामेंट की लेंथ हर जगह डिफरेंट हो जाएगी, और अगर टिटिन ना हो तो मायोसिन फिलामेंट सेंटर में ही स्टेबल नहीं रहेगा और मसल अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देंगे। यानी प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए दोनों प्रोटीन इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम नेब्यूलिन का मेजरिंग टेप्स, नेब्यूलिन को पहले समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए नेब्यूलिन को हम मेजरिंग टेप समझ लेते हैं। उसका काम क्या है, एक्टिन की करंट लेंथ को मेंटेन करना। और टिटिन क्या है, ये एक स्प्रिंग समझिए इसको, जो मायोसिन को सेंटर में होल्ड भी करता है और स्ट्रेच के बाद मसल को ओरिजिनल पोजीशन पे वापस भी लाने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको एक पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नेब्यूलिन जो है एक्टिन के साथ एसोसिएट होता है, थिन फिलामेंट की लेंथ मेंटेन करता है और मसल को मॉलिक्यूलर रूलर की तरह काम करता है। ठीक है, अब आते हैं टिटिन पे। टिटिन जेड लाइन से मायोसिन तक एक्सटेंड करता है, थिक फिलामेंट को सेंटर में मेंटेन करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और मस्कुलर स्प्रिंग माना जाता है, यानी स्प्रिंग के जैसे एक्ट करता है।
ओके। अब एग्जाम में अगर सिर्फ एक लाइन में पूछा जाए कि नेबुलिन और टिटिन का रोल क्या है, तो तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नेबुलिन इज इक्वल टू मेजरिंग स्केल यानी कि मॉलिक्यूलर रूलर फॉर एक्टिन, और टिटिन इज इक्वल टू स्प्रिंग फॉर मायोसिन। टिटिन क्या है? मायोसिन का स्प्रिंग है, जो अगर मायोसिन खींच गया तो उसको वापस अपनी जगह पे ले आता है। और जो नेबुलिन है वो क्या करता है? मेजरिंग स्केल की तरह काम करता है, एक्टिन को एक अपने जगह पे एकदम एक्यूरेसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर टिटिन को मसल से रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। इमेजिन कीजिए, तो ये होगा कि मायोसिन फिलामेंट सेंटर में स्टेबल ही नहीं रहेंगे, मसल की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिलैक्सेशन साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाएगी प्रॉपर्ली। समझ में आया? और अगर अब नेबुलिन ही एब्सेंट हो जाए तो देखिए, अगर नेबुलिन एब्सेंट हो गया तो एक्टिन फिलामेंट की लेंथ प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं होगी, इसलिए थिन फिलामेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आया? तो नेबुलिन कैसा है? एन से नेप, मॉलिक्यूलर रूलर की तरह काम करता है। और टिटिन क्या है? टी से टेंशन यानी कि स्प्रिंग, मॉलिक्यूलर स्प्रिंग की तरह ये क्या करता है? जब टेंशन होती है, जो हमारा टिटिन है वो मायोसिन से बाइंड हो जाता है, मायोसिन से बाइंड रहता है, एसोसिएटेड रहता है, वो क्या करता है? मायोसिन को खींच के वापस अपनी जगह पे ले आता है। समझ में आया? ये था आज का पूरा क्लास। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2-3 बार देखिए, ठीक है? और अगर आप 2-3 बार देख रहे हैं फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है। आपने आई होप आपने 11th-12th में तो इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, राइट? तो जब आप इतना डेप्थ में नहीं उस समय पढ़े हैं तो आपको अभी अचानक से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने में दिक्कतें आएंगी। तो कोई बात नहीं, हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको हम रिवाइज करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो हम वापस कल की क्लास में पूछ लेंगे। तो आप कैसे पूछोगे? आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस टाइप करोगे, आपके क्वेश्चंस कमेंट में आएंगे तो हम वहाँ पे उसका आंसर जो है आपको लिख देंगे। और अगर आपको आंसर समझ में नहीं आया, आप उसको वापस से कमेंट में डालोगे, तो फिर हम जब नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो चलिए, आज की क्लास में हमने एक्टिन फिलामेंट का एडवांस कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, फॉर्मेशन कवर कर लिया, रिमॉडलिंग कवर कर ली, ट्रेडमिलिंग कवर कर ली, इनिबिशन, ऑर्गेनाइजेशन और फाइनली मसल कॉन्ट्रैक्शन विद स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी तक हमने पढ़ लिया। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको सेल बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट पूरी कंप्लीट सीरीज फॉलो करनी है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है साइटोस्केलेटन के नेक्स्ट कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।